देश में नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इसकी अवलोकन किया और अशोक स्तंभ का उद्घाटन भी किया। हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन अपना जताया है। सर, क्या ऑब्जेक्शन है? क्यों लगता है, आपने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के खिलाफ है, क्यों ये आपको लगता है ऐसा है? देखिए, अगर आप तारीख में पढ़ेंगे तो तारीख में मालूम होता है कि ये सरनाथ में एक 50 फीट का पिल्लर है ये, और उस जगह पर बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था। हाँ, और वो जो अशोक चक्र के नीचे एक लायन है, एक एलिफेंट है, एक बुल है और हॉर्स है। और जो संविधान के जानकार हैं वो बताते हैं, कोई इस बात का पैगाम देता है कि जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस का, वही संविधान ये कहता है कि हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। एक एग्जीक्यूटिव है, प्रधानमंत्री, एक लेजिस्लेचर है और एक जुडिशरी है। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है, तो कोई किसी के काम में मदाखलत नहीं करेगा। ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि लोकसभा, पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है, वो स्पीकर सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, तो एग्जीक्यूटिव को उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड हैं, और जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था और आज भी कर रहा हूं। स्पीकर को इसका इनॉग्रेशन करना चाहिए था, स्पीकर हेड है। लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री जाकर बैठ गए, स्पीकर क्यों पीछे बैठा है भाई? सर, स्पीकर साहब तो वहां थे ना, स्पीकर पीछे बैठा है, स्पीकर सामने बैठता है, हम सब नीचे बैठते हैं। आपने देखा होगा ना पार्लियामेंट की कार्रवाई को। क्यों? क्योंकि स्पीकर सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। हम जुडिशरी, लेजिस्लेचर के मदाखलत नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव इन दोनों मदाखलत नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री क्यों बैठेंगे? वो तो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। प्रधानमंत्री को खुद ये समझना चाहिए कि संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और उन्होंने ये कर कर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स की मुखालिफत की है। और दूसरी बात यह है, अरे भाई, कम से कम एक बौद्ध मजहब के जिम्मेदार को बिठा लेते आप वहां पर, क्योंकि वो जो सरनाथ में जो 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 पिल्लर है, वो तो गौतम बुद्ध ने वहां पर सबसे पहले अपना सरमन दिया था, वो उसको भी भूल गए। इसलिए हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है। आपकी ही बातों को हम आगे लेके जाते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री को बोलते हैं तानाशाही का रुख अपना रहे हैं प्रधानमंत्री। वो ये भी बोलते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को डैमेज किया जा रहा है, देश के और देश के संविधान के लिए खतरा है प्रधानमंत्री। अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये सब बातें कह रही हैं, आप कोई केसीआर को आम आदमी समझते हैं क्या? भाई, एक राजनीति, तेलंगाना में एक लेजेंडरी फिगर है, वो राजनीति से वाबस्ता है, मुख्यमंत्री है, मिनिस्टर थे, एमएलए थे, अपने ताकत पर, बलबूते पर उन्होंने तेलंगाना को हासिल किया। और जब वो कह रहे हैं तो जाहिर है उसमें सच्चाई तो होगी ना। जब आप तेलंगाना को उसके टैक्सेस से, जो फेडरलिज्म का हिस्सा, से महरूम कर रहे हैं, और जब एक मुख्यमंत्री इस बात को कह रहा है, अपनी तकलीफ को बयान कर रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री उसको संजीदगी से गौर करेंगे। दूसरे मुख्यमंत्री की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वो पॉपुलेशन पर उनका बयान आया, बड़ा बयान है। उनका मानना है कि खास वर्ग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एनार्किक सिचुएशन पैदा होगी इस देश में। आप लोग गलत सवाल कर रहे हैं, आप पूरा सवाल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल निवासियों का पॉपुलेशन नहीं गिरना चाहिए। क्या मुसलमान मूल निवासी नहीं है योगी आदित्यनाथ? क्यों आप भेदभाव कर रहे हैं? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान मूल निवासी नहीं है? झूठ कह रहे हैं, मूल निवासी है वो। अच्छा, अगर मूल निवासी नहीं है तो फिर कौन है इस देश का मूल निवासी? द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं, इसमें कोई भी नहीं। योगी आदित्यनाथ भी नहीं है मूल निवासी, ना ओवैसी मूल निवासी हैं। ये दूसरी पॉइंट, उत्तर प्रदेश में जो टीएफआर है, क्या मुख्यमंत्री पढ़ते नहीं है? उत्तर प्रदेश में जो टीएफआर रेट था 15-16 में 2.7 था। अब लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th आया है,
उसमें 2.4 हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बच्चों की एनीमिक है, खून कम है, चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन है। क्या मुख्यमंत्री को नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश में जो स्टंटेड बच्चे हैं, वेस्टेड बच्चे हैं, वो 6% से 7.3% हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी सरकार है पिछले 5-6 साल से। चौथी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आपको कानून बनाने की जरूरत नहीं है। डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026-30 में आ जाएगा बगैर कोई कानून बनाए हुए। वो पढ़ते नहीं है, सिर्फ एक नफरत है मुसलमानों से, इसलिए बोलते हैं मूल निवासी। इस देश में अगर टेक्निकली देखा जाए तो मूल निवासी द्रविडियन और आदिवासी हैं। उस पर हमको बात करनी चाहिए। आदिवासियों का आप देख लीजिए, आदिवासियों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी आम भारत के शहरों से 4 साल कम है। कौन जिम्मेदार है भाई इसका? आदिवासियों में हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, मेल न्यूट्रिशन है, एनीमिक है। इस पर आप बात ही नहीं करते। सर, यूएन की रिपोर्ट आई जनसंख्या पर, आप उसको फेक न्यूज बता रहे हैं। कई जगह रिपोर्ट आई है कि आप उसको यूएन के उस जनसंख्या की रिपोर्ट को आप कहते आप जनसंख्या की रिपोर्ट की भारत चाइना को सरपास करेगा जनसंख्या के मामले में। देखिए, रिपोर्ट कुछ भी होगी, मगर मोदी सरकार की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट आई है, फर्टिलिटी रेट गिरा है। फर्टिलिटी रेट गिरा है। क्या 22 अप्रैल 2022 को मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर ने खड़े होकर नहीं कहा, और एक प्राइवेट मेंबर्स बिल बीजेपी के एमपी लाए थे कि कड़े कानून की जरूरत नहीं है, 2 चाइल्ड नॉर्म की जरूरत नहीं है, और यही बात दिसंबर 2020 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। बताइए क्या है फिर ये? आप भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो इस देश की 50% आबादी 25 साल की कम उम्र से है, 60% आबादी 40 साल से कम उम्र, आप उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं ना। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड जो विश्व में किसी कंट्री में नहीं है, आप उनको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप नौकरी दे ही नहीं रहे हैं। खुद भारत सरकार में 60 लाख से ज्यादा नौकरी हैं, आप 10 लाख देना क्यों नहीं दे? 60 लाख नौकरी आप नौकरी देना नहीं चाह रहे। उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भारत सुपर पावर बन जाएगा। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको। तो आप क्या सलाह देंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप भी सांसद हैं, अभी संसद सत्र भी शुरू होगा, आप इस मुद्दे पे क्या बोलेंगे सरकार? बीजेपी के नेता सिर्फ मुसलमानों का डर दिखाते हैं कि जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ रही है, वो झूठ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर आप देखेंगे तो जो मुसलमानों का टीएफआर रेट 2.6 था 2015-16 में, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्या ये कमी नहीं आई है? दूसरी बात, आप ये बताइए कि जो स्पेसिंग मेथड्स है मुसलमानों में, माने जो एक बच्चे की पैदाइश के बाद, वो तो सबसे ज्यादा मुसलमानों है, 17% है। और क्या ये बात सच नहीं है कि हाईएस्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुसलमान है, पिल्स इस्तेमाल करने वाले मुसलमान है? कितना झूठ बोलेंगे देश को, कितना डराएंगे मुसलमानों से आप? आपका डेटा कह रहे हैं ना, मेरा डेटा तो नहीं कह रहा है ये। मुसलमानों की आबादी भी 2030 में स्टेबलाइज हो जाएगी, ये आपका डेटा बोल रहा है। और आप पूरे देश में एक भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमान की आबादी बढ़ रही है। झूठ है ये सब। आखिरी सवाल सर, उदयपुर में जो कत्ल हुआ उसमें जो अभियुक्त हैं, कांग्रेस का आरोप है कि उनका संबंध बीजेपी से है। देखिए, आप लोगों ने रिपोर्ट किया था कि जो एक एक्यूज्ड है उसमें वो बीजेपी का बूथ पर पोलिंग एजेंट था। आप ही ने बताया। आपने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में जो लश्कर तैयबा का टेररिस्ट पकड़ा गया वो सोशल मीडिया का भाजपा का इंचार्ज है। भाजपा को बताना चाहिए इस बारे में। हम तो कंडेम करते हैं उस मर्डर को, हम कंडेम करते हैं टेररिज्म को,